हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ये वीडियो मैं पिछले दो वर्ल्ड वॉर के वीडियोस के कंक्लूजन में बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक एम्पायर पे इफ़ेक्ट्स पड़े वर्ल्ड वॉर वन के, और कैसे जर्मनी में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जिससे वर्ल्ड वॉर टू का बेस बनना शुरू हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Aftermath of World War I saw drastic political, cultural, economic and social changes across Eurasia and Africa. अब यूरेशिया क्या होता है? यूरेशिया, अगर आप यूरोप और एशिया का लैंडमास को कंबाइन कर दो, उस पूरे लैंडमास को यूरेशिया कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद चार एम्पायर्स गिर गई, पुरानी कंट्रीज़ को एबॉलिश कर दिया गया और नई कंट्रीज़ बनी। इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी रीड्रॉ किया गया था। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू ईच कंट्री आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को क्या हुआ? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में ऑस्ट्रिया को फ्रीडम दे दी गई एंड लार्ज पोर्शंस ऑफ लैंड वर टेकन अवे बाय चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया एंड यूगोस्लाविया। इसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव था, ताकि हंगेरियन एम्पायर को उसकी नीज पर लाया जाए, क्योंकि हंगेरियन एम्पायर ने ही वर्ल्ड वॉर वन शुरू की थी। ऑटोमन एम्पायर को क्या होता है? ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया गया और एक नया देश बनाया जिसे बोला जाता है आज के दिन में टर्की। एम्पायर को सिस्टमैटिकली डिसॉल्व किया गया एक ट्रीटी के आधार पर, जो कि साइन हुई थी 1922 में, जब लास्ट ऑटोमन सुल्तान महमूद सिक्स को डिपोज कर दिया गया और उन्हें कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल से भेज दिया गया इन अ ब्रिटिश वॉरशिप। मई 1916 वो एक एकॉर्ड पर पहुंचे जिसे कहा जाता है द साइक्स पाइक्स पिकेट अग्रीमेंट। इसके आधार पर मोस्ट ऑफ द अरब लैंड जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, वो फ्रांस और ब्रिटेन अपने बीच में बांट लेंगे, और ये एक सीक्रेट अग्रीमेंट था। अब रशियन एम्पायर को क्या हुआ? रशियन एम्पायर वॉर में सिर्फ एक ही कारण से आई थी, अपना पावर स्टेटस मेंटेन करने। बट ये पावर स्टेटस का मेंटेनेंस जार निकोलस टू पे भारी पड़ गया, क्योंकि इसके बाद जो रशियन मिलिट्री थी, दे म्यूटिनीड अगेंस्ट देयर रूलर एंड रशिया में रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद से जार निकोलस टू ने एब्डिकेट कर दिया था 2 मार्च को, और एक नया यूएसएसआर क्रिएट किया गया था ऑफ 15 सोवियट्स इन 1922, जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद से रशिया में एक कम्युनलिज्म आ गया। अब हम समझते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस की इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर वन के बाद रुइंस में थी। द लॉस ऑफ मैन पावर ऑफ प्रोडक्शन एंड द रैक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से फ्रांस का जो डिपेंडेंसी थी इम्पोर्ट्स पर, वो बहुत बढ़ गई। फ्रांस ने बहुत सारा पैसा खर्च किया मेडिकल फैसिलिटीज़ में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन से जो इंजर्ड लोग थे उनकी संख्या 1 मिलियन से ज़्यादा थी। क्योंकि जो जर्मनी के साथ वॉर था, वो वेस्टर्न फ्रंट पे सिर्फ फ्रांस ने लड़ा था, क्योंकि फ्रांस शेयर करता था एक लंबा बॉर्डर। इस बॉर्डर पे ब्रिटिश ने बॉम्बिंग की थी, जिससे लैंड ख़राब हुआ, और जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसमें फ्रेंच सोल्जर्स ने ट्रेंचेस खोद के ख़राब कर दिया। दीज ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द हैवी डिक्लाइन इन द इकोनॉमी, और फ्रांस को रीबिल्डिंग के लिए यूएस से बहुत सारे लोन्स लेने पड़े। अब हम समझते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर्स था जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक फोरम बनाने के लिए, जिसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व हों बिना वॉर के। बट इनका प्रपोजल दिया गया था बाय प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, इनका 14 पॉइंट प्लान फॉर इक्विटेबल पीस इन यूरोप, और इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आने नहीं दिया। ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर टू प्रिवेंट नहीं कर पाया। अब हम समझते हैं जर्मनी की सिचुएशन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जर्मन एम्परर थे काइजर विलियम टू, ही हैड एब्डिकेटेड। नेशनल असेंबली मिली थी वाइमार में, और उन्होंने एक बनाया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसका स्ट्रक्चर फेडरल था। वाइमार रिपब्लिक को जर्मन लैंग्वेज में जर्मन रेक कहा जाता है। डेप्यूटीज़ अब जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्ट किए गए, और जर्मन पार्लियामेंट को जर्मन लैंग्वेज में रेक्सटैग भी कहा जाता है। वोटिंग इन जर्मनी आफ्टर वाइमार रिपब्लिक। वाइमार के बाद वोटिंग की गई एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, और इसमें इन्होंने वुमेन को भी राइट दिया वोट का। और जो लेजिस्लेचर आती थी उसका टर्म होता था 4 साल का, बट हमने देखा कि बहुत बार 4 साल के पहले ही डिज़ोल्व कर दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाइमार रिपब्लिक में दो मेजर डिफेक्ट्स थे। एक ये डिफेक्ट था कि जो सरकार बनती थी वो एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनती थी, तो आपस में अग्री नहीं करते थे तो गवर्नमेंट्स गिर जाती थी। एवरेज माना जाता है 20 कैबिनेट्स आई थी वाइमार रिपब्लिक में, और इनका जो एवरेज है वो 239 डेज ही होता है, 1 साल भी नहीं। और डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉमन था। दूसरा जो डिफेक्ट था वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था आर्टिकल 48।
आर्टिकल 48 के आधार पर जो प्रेसिडेंट था, ही कुड डिक्लेयर एन इमरजेंसी एंड रूल बाय डिक्री, और डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाती थी। इसी से हिटलर ने बाद में जर्मनी में डिक्टेटरशिप कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर दी थी। वाइमार रिपब्लिक को जर्मन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वाइमार रिपब्लिक ने वॉर के बाद की कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, जिससे जर्मनी को बहुत लॉस मिला। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मन्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। जर्मनी ने अपनी सारी कॉलोनीज खो दी, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड 75% ऑफ इट्स आयरन। और इसके बाद जो 26% ऑफ इट्स कोल था, वो पूरा जर्मनी ने फ्रांस को दे दिया। जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया और जर्मनी को कॉम्पनसेशन भरना पड़ा, जिसका था वैल्यू 6 बिलियन पाउंड्स। जर्मनी को डीमिलिटराइज कैसे किया गया? जर्मनी को जो डिसल्यूट किया गया, जर्मन एम्पायर को, जो उस वक्त की आर्मी थी, वो भी ख़त्म हो गई। आर्मी को बोला गया था द रेक्शियर। 1918 में जर्मन मिलिट्री फोर्सेस इरेगुलर पैरामिलिट्री से ही बनी हुई थी। जो फ्राइकॉप्स यूनिट थे उसे ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया 1920 में, पर वो ऑपरेट करते गए एज अंडरग्राउंड कोवर्ट ग्रुप्स। 1 जनवरी 1921 एक नई जर्मन आर्मी क्रिएट की गई, बट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने इनका साइज लिमिट कर दिया था सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स में। इसमें उन्होंने डिवाइड कर लिया कि 7 इन्फेंट्री डिविजन्स और 3 कैवलरी डिविजन्स होंगे। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने यह भी लिमिट किया कि जर्मन आर्मी 10 से ज़्यादा आर्मर्ड कार्स नहीं रखेगी, और जो जर्मन नेवी होगी दैट कुडंट कंप्राइज ऑफ मोर देन 36 शिप्स, और कोई भी एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं था। इसका एक मेजर एडवांटेज था, द जर्मन आर्मी थी, दे कुड अफोर्ड टू पिक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स। जो पोस्ट वॉर ईयर्स थे, जर्मनी में इन्फ्लेशन कॉमन था, कॉम्पनसेशन भरना था और डेवलपमेंट भी करनी थी। इन दोनों के लिए जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो उन्होंने मनी जो था वो रेकलेसली प्रिंट करना शुरू कर दिया। इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई। वैल्यू इतनी गिर गई कि दिसंबर के एंड तक $1 वॉज इक्विवेलेंट टू ट्रिलियंस ऑफ जर्मन मार्क्स। इसके रिस्पॉन्स में फ्रेंच और बेल्जियन ट्रुप्स ने रूर रीजन ऑक्यूपाई कर लिया। अब उन्होंने ऑक्यूपाई सिर्फ एक कारण से किया, क्योंकि जर्मनी के पास पैसा नहीं था और वो अपने इंस्टॉलमेंट्स भर नहीं पा रहे थे। ये उन्होंने ऑक्यूपाई किया। ये था जर्मनी का मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन। यहाँ पर सारी माइनिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी। जनवरी 1923 में उन्होंने ये ऑक्यूपाई किया और उसके बाद बहुत सारी स्ट्राइक्स की गई इसके रेजिस्टेंस में। 1923 से 29 तक एक स्टेबिलिटी आई जर्मनी में। इसे बोला जाता है द गोल्डन 20s। इसके बाद से जब एक सिविक स्टेबिलिटी रिस्टोर कर दी गई, जो स्टेट स्ट्रेसमैन थे, दे बिगेन स्टेबलाइजिंग द जर्मन करेंसी। उन्होंने कॉन्फिडेंस प्रमोट किया जर्मन इकोनॉमी में और उसे रिकवर करने में हेल्प किया। उन्होंने उसे लोन्स दिए ताकि जर्मनी कुड कीप अप विद देयर रीपेमेंट्स एंड एट द सेम टाइम दे कुड फीड एंड सप्लाई द नेशन। जर्मनी को अपने ऑब्लिगेशंस को मीटअप करने के लिए यूएस में 2 प्लान्स बनाए गए। एक बना था द डॉस प्लान इन 1924 और 1924 में ही बना था यंग प्लान। इन दोनों के आधार पर जो अमेरिकन बैंक्स और जर्मन गवर्नमेंट थी, इनके बीच में एक अग्रीमेंट था, जिसमें अमेरिकन बैंक्स उन्हें पैसा देंगी और जर्मनी इसका यूज़ करेगी अपने डेवलपमेंट के लिए। और रीअश्योरेंस के लिए अमेरिकन बैंक्स के पास सारी जो जर्मन प्रॉपर्टीज़ थी, रेलवेज थे, गवर्नमेंट लैंड्स थे, वो सब मॉर्टगेज कर रखे थे। 1922 में एक डिप्रेशन आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड देखा गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया। जर्मनी की इकोनॉमी सर्वाइव करती थी द डॉस प्लान एंड द यंग प्लान, और इनका सपोर्ट हटा लिया गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश किया था 1929 में। फॉल इन प्राइसेस को लोग डर रहे थे, इसके देखते ही लोगों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए। एक ही दिन में 13 मिलियन से ज़्यादा शेयर बेचे गए और ये दिन था 24 अक्टूबर। इधर से शुरू होता है जर्मनी में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। Germany was the worst hit country by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40%. 1932 तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी में, उसकी वैल्यू 40% से भी घट गई और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनका नंबर एक अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन तक टच कर गया। और आपको सड़कों पे ऐसे लोग दिखते थे, उनके गले में कार्ड्स टंगे थे सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। वो पैसों के लिए कोई भी काम करना चाहते थे। अब
इसके बाद से हिटलर आते हैं और लोगों को बिलीव करवाते हैं नाजिज्म में, ताकि फिर वो जर्मन इकोनॉमी को पुल अप करें। इसकी बात मैं करूँगा एक लेटर वीडियो में। If you enjoyed the video, please like the video, share it, and subscribe to my channel. I will link the presentation in the description below. See you guys in the next video. Jai Hind.